हाँ तो विद्यार्थी, हमने आपको सोशल साइंस चैप्टर शुरू किया था। वन्य जीव संसाधन चल रहा था। इसमें हमने आपको 2 पार्ट दे चुके थे। कोशिश रहेगा कि आज इसका आखिरी पार्ट है और यह आखिरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो विद्यार्थी हम आगे चलते हैं आज अगले टॉपिक पे। उसके आगे चैप्टर था आपका वन्य जीव एवं वन्य संसाधन। क्या नाम था चैप्टर का? वन्य जीव एवं वन्य संसाधन। वन्य जीव एवं वन्य संसाधन। आपको हमने कुछ चीजें इसमें बताए थे कि जो सदाबहार वन होता है, मतलब जो हमेशा हरा भरा वाला वन होता है, ठीक है, एवं जो हमेशा हरा भरा वन रहता है उसे को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन, इसे हरा भरा वन कहते हैं। हमारे देश में क्या हुआ था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ अधिकांश देखेंगे कि गर्मियों का सीजन आता है तो पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कांटेदार वन के बारे में भी बात किया था। मुख्य रूप से कांटेदार वन जिसमें कांटियां होती हैं, झाड़ू नुमा छितरे नुमा रहते हैं। जैसे उसमें बताए थे कैक्टस होता है, एक ककड़ी नाम का कीकर नाम का होते हैं, अलग अलग पौधे जो कांटे के नुमा होते हैं। एक आपका बबुल का पेड़ होता है ना। पर्वतीय वन भी बताए थे। पर्वतीय वन मुख्य से पर्वतों में हिमालय पर्वत के साथ साथ वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसमें चीड़ आएगा, देवदार आएगा, ओक के पेड़ आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था ज्वारी वन जो गंगा के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका संबंध पश्चिम बंगाल से था। और इस जो पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा, उसमें जो वृक्ष पाया जाता है ज्वारी वन के अंतर्गत, तो वो वृक्ष का नाम था मैग्रोव वृक्ष। कौन सा नाम था हमारे प्यारे बच्चे? मैग्रोव वृक्ष। अब उसके आगे हम चलेंगे मुख्य रूप से भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारतीय वनों को असमान वितरित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे विद्यार्थी हमारे प्यारे बच्चों कि भारतीय वनों को असमान वितरित करने वाले कारण भारत के जो वन है उनको अलग अलग जगह बांटा गया असमान रूप से। क्यों? यानी हमारे यहाँ वन कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा, इसके बारे में बात की गई है। तो कैसे कैसे कारक इसको हम प्रभावित करते हैं, तो मुख्य रूप से देखेंगे तो हमारे वन में टोटल वन आज का आ जाए कितना परसेंटेज है, तो 24.54% हमारे यहाँ वर्तमान में वन कितना है, 24.54% वन है। लेकिन हमको वन कितना होना चाहिए, तो हमें वन होना चाहिए 33%। कितना वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन होना चाहिए? 33%। लेकिन वन क्या है? 24.54%। इस समय हमारे देश में वनों की संख्या 24.5 है। सबसे ज्यादा वन बताए क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाते हैं। लेकिन आपके बुकों में क्या है कि दिया हुआ है 21 दशमलव कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये अलग अलग चीज, लेकिन वर्तमान का रेशियो देगा तो इतना होगा। बुक में 21 दशमलव का रेशियो दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से अगर बुक के अनुसार दिया कि परसेंटेज में, अगर देखिए अगर ऑप्शन दे देगा बताइए कि भारत में वन कितने परसेंटेज है। अगर 24 दे दिया और 21 दे दिया तो आप किसको लगाइएगा, क्लिक कीजिएगा। 24.54% को आप क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा। लेकिन अगर 24 ऑप्शन न दे, 21 दे दे, 18 दे दे, 19 दे दे, ठीक है, 30 दे दे, 33 दे दे, तब आप किसको लगाइएगा, 21.54 को, 21.54। लेकिन हमारे यहाँ वन कितना होना चाहिए, तो हमारे यहाँ वन कितना होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। अब देखेंगे तो हम बताएं कि भारतीय वनों में पूछेगा कि भारत में वर्तमान में वन का रेशियो कितना है, 24.54%। वन कितना होना चाहिए हमारे यहाँ, तो 33% होना चाहिए। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक, पहला उच्चवावचीय दशाएं। उच्चवा क्या नाम है बाबू? उच्चवावचीय दशाएं। कौन सी दशाएं? उच्चवावचीय दशाएं। दूसरी देखेंगे हमारा इसका क्या नाम है, तो मानसून जलवायु। कौन सी जलवायु हमारे प्यारे बच्चे? मानसून जलवायु। ठीक है, आगे कौन सा है जलवायु आपके बाद? उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी की दशाएं। कौन सी दशाएं? मिट्टी की दशाएं। मिट्टी की दशाएं, ठीक है, मिट्टी की दशाएं। और चौथा आपका जो पॉइंट है वो है हमारे मानवीय कारण। कौन सा कारण? मानवीय कारण। एक एक चीज को समझते चलेंगे कैसे। भारतीय वनों को असमान रूप से वितरित करने का मतलब अलग अलग वन कहीं ज्यादा कहीं कम क्यों है? क्यों? क्योंकि पहला कारण है उच्चवावचीय दशाएं। उच्चवावची का मतलब होता है उबड़ खाबड़। कैसा? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ समझ रहे हैं?
अरे रास्ते में आप चलते हैं वो देखते हैं कहीं कहीं उड़ूक लग जाता तो घर ने गिर जीवा तो गरिया वाला वो उड़ूक को कौन ससुरा बना के चल गए लेकिन यानी जमीन कहीं पे खाल होगा कहीं पे ऊंचा होगा कहीं पे खाल होगा कहीं ऊंचा। नहीं तो आदमी 5 रुपये पहले देखते हैं बंदेवी आदमी जाता था तो चश्मा मिलता था। पहले चश्मा तो 5-10 रुपये का तो सही से दिखता नहीं था। वो चश्मा लगाने के बाद एक बार हम बंदेवी से चश्मा लगा कर आ रहे थे, 5 रुपये का लिए हुए थे, उठाए ना चले, जब चश्मा लगा कर चलते थे तो जहाँ समतल है खाल तैसे आदमी तुरंत गिर उड़ जाए। आज जहाँ एकदम खाल बात मतलब कि ऊंचा सा कि ना यानी कि उल्टा दिखावे सस्ता रहे, सस्ता काम उल्टा काम कर रहा था। ठीक है, तो ऊंचवची दशाएं का मतलब हमारे यहाँ वन क्या है, मुख्य रूप से हमारे यहाँ जमीनी कैसे कहीं पे ऊबड़ है तो कहीं खाबड़ है। और बताइए कहीं पे खूब ऊबड़ रहेगा कहीं पे खाबड़ रहेगा कहीं पे समतल रहेगा, तो जहाँ पे सही भूमि रहेगा वहीं पे ना अच्छा वन हो। कहीं ऊबड़ खाबड़ में कंकड़ पत्थर में वन लगी ना। तो भारत वन को वितरित करने वाले कारक क्या है, पहला उच्चवच्छी दशाएं कि हमारे यहाँ जमीनी ऊबड़ खाबड़ होती है इसलिए वनों की क्या है कमी है, असमान रूप से नहीं है, एक समान रूप से वन नहीं है। दूसरा मानसून जलवायु, मानसून जलवायु का मतलब हमारे देश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून के हिसाब से आप जानते हैं कि हमेशा बुनी पड़े ना, हम लोग बारिश जो शुरुआत है तो मुख्य रूप से 15 जून से शुरू होती है और 15 जून से शुरू होकर जुलाई अगस्त सितंबर तक, यानी मई से थोड़ा मोड़ा बारिश आने लगता है तो मुख्य रूप से जून जुलाई अगस्त तक बारिश होती है। तो यानी मुख्य हमको बारिश हमेशा रहती तो हमारे यहाँ बेहतर वन होते। लेकिन हमारी जलवायु कैसी है, मानसून है। मौसम के हिसाब से जो बारिश का सीजन है जून से कब तक चलता है, सितंबर तक। कब तक चलता है, मुख्य रूप से जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, 2-3 महीने 4 महीने तो बारिश चलता है। यानी कि जलवायु जो हमारे देश में है, वह जलवायु कैसी मानसूनी, हर समय जलवायु नहीं है। अगर हर समय मौसम बेहतर होता बारिश होता तो वन ज्यादा होता, लेकिन जलवायु फिक्स है कि बारिश होगा तो जून जुलाई अगस्त महीने में अधिकांश देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी की दशाएं, मिट्टी की दशा का मतलब क्या, हर जगह मिट्टी एक प्रकार की नहीं है। मिट्टी कैसी है, एक प्रकार नहीं है। कहीं की मिट्टी अच्छी है जैसे जलोढ़ मिट्टी है, कहीं पे जलोढ़ के ही तो खादर है बांगर है, कहीं पे मिट्टी बांगर है, कहीं पे मिट्टी खादर है, कहीं पे मिट्टी आपकी कैसी है काली मिट्टी है, कहीं पे लेटराइट मिट्टी है। और इसके लिए हमको मिट्टी बेहतर चाहिए लेकिन मिट्टी एक समान नहीं, इसलिए वन भी क्या है अलग अलग है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। मणिपुर में चले जाइए अच्छा खासा वन पाए जाएंगे, असम में चलिए वहां पे भी वन कैसे है अच्छा है, मध्य प्रदेश में भी वन अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना ज्यादा वन नहीं है। क्यों कि मिट्टी सबकी अलग अलग है। तीसरा मानवीय कारण, वन होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने लालचवश, लालचवश से तात्पर्य क्या है कि वनों को क्या करते हैं लोग काटना शुरू कर देते हैं। काटने के बाद कारखानों में उसका यूज करते हैं, घरों बनाने में यूज करते हैं, बल्ली पटरी को बनाने में यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से वन को जो असमान रूप से वन को प्रभावित करने वाले कोई लोग हैं तो मुख्य रूप से क्या है, लोग यानी व्यक्ति ही क्या करते हैं वनों को प्रभावित करते हैं, काट के अपने अपने यूज की चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखा, भारतीय वनों को असमान रूप से वितरित करने वाले कारण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारतीय वनों को असमान वितरित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या उसकी विवेचना कीजिए या इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे पहले मुख्य रूप से भारत में वनों का परसेंटेज देखा जाए तो 24.56% है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% वन होना चाहिए। और उसके बाद अब लिखते चले जाएंगे उच्चवचीय दशाएं से तात्पर्य कि हमारे यहाँ जमीनें क्या होती है उबड़ खाबड़ होती, इसीलिए वन क्या है असमान रूप से कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। दूसरी चीज मानसून, मानसून जलवायु से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ का मानसून एक समान नहीं है। मानसून फिक्स है, इस जून से लेकर अगस्त तक बारिश और सितंबर तक बारिश का सीजन आएगा, फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी नवंबर से लेकर ठंडा का सीजन आएगा, यानी अलग अलग। तो मानसून अगर हमेशा रहता तो हमारे यहाँ वन भी अच्छा खासा होता, लेकिन मानसून फिक्स है कि मानसून जून से लेकर सितंबर तक के बीच में ही ज्यादा होता, यह भी हमारे प्रभावित करते हैं। मानसून हमेशा नहीं रहता है। मिट्टी के दशाएं, हर जगह एक प्रकार की मिट्टी नहीं, कहीं की मिट्टी बेहतर है तो कहीं की मिट्टी उतना बेहतर नहीं है। अगर मिट्टी सब जगह एक समान रहती तो वन भी क्या होते हैं बहुत ज्यादा पाए जाते, तो यानी वन को प्रभावित करते हैं कौन सी, मिट्टी भी। मानवीय कारक, वन होने के बावजूद भी लोग अपने लालचवश में अपने स्वार्थवश वनों को काट देते हैं, मकान बना लेते हैं, कारखाने में लगा देते हैं, अच्छा बांधों बनानों में लगा देते हैं, अनेक प्रकार के द्वारा मुख्य रूप से वनों को लोग क्या करते हैं प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए। चलिए विद्यार्थी, अब हम इसको देखेंगे आगे कुछ चीजों को जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, अब उसको देखते चलेंगे। नोट में 1 बाय 1 आप प्रश्नों को बनाते चलेंगे। ठीक है, नोट में एक चीज पूछता है मुख्य प्रश्न की, बुक्सा टाइगर रिजर्व
बुक्सा टाइगर रिजर्व। देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल पे। कहाँ पे विद्यार्थी? पश्चिम बंगाल। वन लाइनर क्वेश्चन है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। ये पहले क्या होता था, यहाँ पे वन्य जीव जानवर रहते थे, बाद में इसमें एक तत्व की खुदाई होने लगा, एक तो किसका खुदाई होने लगा? डोलामाइट का। किसका? डोलामाइट। डोलामाइट का क्या होने लगा? खनन। खनन का मतलब क्या होता है? जब आप पृथ्वी के अंदर से खन के कोई वस्तु निकालते हैं उसे क्या कहेंगे? खनन। पृथ्वी के अंदर जब आपका घर है, घर के नीचे खूब खनन के सोना वोना निकल गया तो खनन होगा। घर बना तो घर के अगल बगल में कहीं कूड़ा कचरा में तो मिल गया सोना, तो बेखनले मिल गया तो उ कहलाई उत्खनन। तो जब खन के निकाले के का होई? खनन, और ऊपर मिल जाए तो उत्खनन। ठीक है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। पहले यहाँ पे जानवर रहते थे, लेकिन यहाँ पे किसका खनन होने लगा? डोलामाइट का। ठीक है, डोलामाइट का। अगला देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता, हेडिंग है वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है बाबू, देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता, इस हेडिंग से तात्पर्य यह क्या है कि मुख्य रूप से वन्य जीवों को कैसे हम बचा कर रखें, अब इसके बारे में सरकार सोच रही है। जैसे हमारे देखा कि 1952 के समय हमारे देश से चीता क्या हो चुके थे? विलुप्त हो चुके थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे भारत में 8 चीते आ चुके हैं। किस देश से? नामीबिया देश से आए हैं। अब मतलब इसमें कह रहा है कि वन्य जीवों को कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे रखा जाए, इसके बारे में सरकार अलग अलग नीति के तहत वन्य जीवों को बचा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य देशों से जानवरों को मंगा रहे हैं और अपने उसको अच्छी से देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे मुख्य मुख्य चीजें जो दे देगा। वन्य जीव संरक्षण से क्या समझते हैं? तो वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य कि सरकार के नीतियों के द्वारा वर्तमान में सोचा जा रहा है कि वन्य जीवों को यानी जानवरों को बचा कर रखा जाए, जिससे हमारी राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय पशु, उसके साथ जितने भी जानवर है सबको क्या किया जाए? रखा जाए, जिससे पर्यटक भी आएंगे तो हमारे देश की धीरे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि हमारी कंडीशन है, जो हमें पैसे अपने देश को बेहतर करने के लिए हमें पर्यटक को आए, पर्यटक आएंगे आपके यहाँ, जानवर अच्छे अच्छे जानवरों को देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे देकर ही जाएंगे। जब पैसे देंगे तो वही पैसे से धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? बेहतर होगी। ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता में हम देखेंगे कि पूछेगा विश्व का प्रथम, पहला इसमें प्रश्न पूछेगा कि विश्व का प्रथम क्या? विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम हम देखेंगे विद्यार्थी की नेशनल पार्क कौन सा था? विश्व का प्रथम नेशनल पार्क, तो विश्व का प्रथम नेशनल पार्क किस देश में था? तो यूएसए, और जिसका नाम था एलो, एलो नेशनल, क्या नाम विद्यार्थी? एलो, क्या नाम था इसका? एलो स्टोन नेशनल पार्क। देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, इस पार्क का नाम था एलो स्टोन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है बाबू। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? अमेरिका देश में था येलो स्टोन। कौन सा पार्क है? येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। यह कब स्थापित हुआ था? तो यह बना था 1872 में। कब इसका स्थापित किया गया था? 1872, 1872 ना, 1872 में, 1872 में, 1872 में। ठीक है। अब देखेंगे अगला पॉइंट, भारत पे वन्य प्राणी एक, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? ये तो विश्व का है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क, जैसे देखा कि दुनिया का प्रथम नेशनल पार्क क्या था? येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थापित किया गया था? अमेरिका में। किस देश में स्थापित था? अमेरिका में। कब स्थापित था? 1872 में। कब स्थापित किया गया? 1872। उसी प्रकार से भारत के प्रथम नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, जिसका नाम था कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क का क्या नाम है? कार्बेट, कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है हमारे प्यारे बच्चे? कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिएगा। अब देखेंगे अगला पॉइंट, हम देखेंगे कि मुख्य रूप से कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या विद्यार्थी? बाघ है। अब देखिए 19 बाघ, अब बाघ आ गया तो इसमें एक चीज परियोजना पूछता है कि बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? तो बाघ परियोजना आपको चली थी मुख्य रूप से विद्यार्थी हमारे, बाघ परियोजना चली थी 1973 ईस्वी में। कब चली थी? 1973, 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में कब चली थी? 1973 ईस्वी में। ठीक है, अब देखेंगे आगे अब चीजों को वन संरक्षण के प्रयास हेडिंग से। तो पहले एक बार इसको हम ध्यान देते हैं, सारा प्रश्न वन लाइनर में है। वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य कि सरकार ने वनों को बचाकर, वनों को, वन्य में जो रहने वाले जानवरों को बचाने का प्रयास करने के लिए अलग अलग तरीके कर रहे हैं। दूसरे देशों से चीतों को मंगा रहे, अन्य जानवरों को मंगा रहे, उसको अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। इसी में आपका प्रश्न बनेगा विश्व का प्रथम नेशनल पार्क कौन था? तो अमेरिका में यह था नेशनल पार्क, जिसका नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन था विद्यार्थी? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पे? हमारे किस राज्य में? उत्तराखंड में था। भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं? बाघ। बाघ परियोजना कब आई थी? यानी बाघों के बारे में मुख्य रूप से योजना कब चलाई गई थी? तो 1973 में। कब चलाई गई थी हमारे प्यारे बच्चे? 1973 में। कब चलाई गई थी? 1973 में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से था? पश्चिम बंगाल से। कौन सा खनन हो रहा था इसमें? डोलामाइट का खनन। कहाँ खनन? डोलामाइट। पहले यहाँ पे जानवर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे किसका खनन होने लगा? डोलामाइट। ठीक है, अब देखेंगे वन संरक्षण के लिए प्रयास क्या क्या किए गए थे। हेडिंग है वन संरक्षण के प्रयास। वनों को संरक्षण दिया जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। तो इसके लिए वन नीति की घोषणा की गई थी। पहली पॉइंट देखेंगे, किसकी घोषणा हुई थी? वन नीति की घोषणा। वन नीति की घोषणा किसकी घोषणा हुई थी? वन नीति की घोषणा वनों के बारे में। तो वन नीति घोषणा हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। इसको फिर संशोधित किया गया था, सुधार किया गया था। संशोधित, संशोधित का मतलब होता है सुधार करना। दोबारा इसमें संशोधन हुआ, सुधार किया गया। कब? तो 1988 में। कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चे? 1988 में। कब? 1988 में। और कहा गया कि 1988 में कि कितने वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट को समझेंगे, वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1952 में। वन नीति बनी, वनों के बारे में बात चली, कैसे वनों को आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी घोषणा हुई 1952 में। इसमें दोबारा संशोधन, सुधार किया गया वन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहाँ, कब? 1988 में। तो पूछेगा वन नीति में संशोधन कब किया गया था, सुधार कब किया गया था? 1988 में। और कितना परसेंट भारत में वन की बात हुई थी? तो भारत में कम से कम 33% वन होना चाहिए। कब परसेंटेज? 33। अब देखेंगे वन महोत्सव। अब वनों के बारे में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर ये आपका वन्य जीव एवं वन्य संसाधन, वन महोत्सव के बारे में। तो वन महोत्सव मुख्य रूप से कब लागू हुआ? तो वर्ष 1950 में वन संरक्षण के मंजूर देखे। वन महोत्सव मुख्य रूप से इसके बारे में चली थी 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। वन संरक्षण के जो मंत्री थे उनका नाम था, वन महोत्सव में वन संरक्षण के, वन संरक्षण के तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एम के मुंशी थे। कौन थे मुंशी बाबू? तो तत्कालीन मंत्री थे के एम मुंशी। कौन से मुंशी? के एम मुंशी। ठीक है, कौन से मुंशी थे बाबू? के एम मुंशी। इन्होंने कहा था कि वनों में संरक्षण किया जाए, वनों को बचाने के लिए इन्होंने कब प्रयास किया था? 1950 ईस्वी में। कौन प्रयास किए थे? तो के एम मुंशी। के एम मुंशी क्या, कौन से मंत्री थे? केंद्रीय मंत्री थे। किसके, कौन से? वर्तमान में क्या, यानी उस समय जो 1950 के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन थे? के एम मुंशी। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से वनों को, यानी वन महोत्सव मनाया जाए,
वनों को जागरूक किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा 1950 के समय में कि एक समय कर दिया कि इतने समय से इतने समय के बीच में वनों के बारे में लोग बात करें। तो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाते हैं। तो वन महोत्सव कब से मनाते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। 1 जुलाई से कब जुलाई तक, 7 जुलाई तक क्या मनाते हैं, वन महोत्सव। वन महोत्सव, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये सारी चीजें आप बेहतर से बेहतर इसको याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि इसमें चीजें नहीं है कि हमको आपको समझा के बताइए, चीजें याद करने वाली चीजें हमारे साथ बोलेंगे तो जरूर आपकी चीजें याद हो जाएगी। वन महोत्सव, मुख्य रूप से वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में हुई थी। उस समय कौन मंत्री किए थे, तो केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन तत्कालीन का मतलब 1950 के समय जो केंद्रीय मंत्री थे के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी 1950 ईस्वी में। उन्होंने कहा था कि वनों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, इसलिए वन की बात की थी। कब से कब तक, इनके बारे में भी एक दिवस रख दिया जाए कि लोग इस समय जागरूकता का काम करें। तो मुख्य रूप से 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव दिवस मनाते हैं। कब महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस। अगला पॉइंट देखेंगे, चलिए इसको मिटा रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो साफ आपको दिखाई नहीं देगा। बताइए वन संरक्षण नियम कब आया था, 1952 में। संशोधन कब हुआ था, 1988 में। वन महोत्सव के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन थे, के.एम. मुंशी। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। अब देखेंगे वन अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न बनेगा, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून। देहरादून कहाँ पे वन अनुसंधान केंद्र, मुख्य रूप से देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था कहिए या केंद्र कहिए, ठीक है, संस्था कहिए या केंद्र कहिए, संस्था या केंद्र, ठीक है। तो वनों के बारे में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कहाँ पे बातें होती हैं, तो देहरादून में। वन अनुसंधान में सबसे बड़ा वहाँ पर वनों की बात होती है कि मतलब वन कैसे रखा जाए, कहाँ पे वन ज्यादा है, तो देहरादून में चीजें वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस अगला पूछता है कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बाबू, तो मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। कौन जून, 5 जून। पर्यावरण दिवस का मतलब पर्यावरण को कितना बचा कर रख रहे हैं, कितना साफ सफाई करें। साफ सफाई आदमी अपने ही चक्कर में क्रीम फ्रीम लगाने में परेशान हो रहा है। ये देखा था पर्यावरण के बारे में, हो कि ना, खूब बढ़िया से अपन नहाए धोए बाहर एकदम झारे हीरो नहीं है, पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं, है कि नहीं, अलग अलग स्टाइल में गए। थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में भी आप लोग क्या कीजिए, सोचा कीजिए, नहीं खाली अपने बारे में सोचे। पर्यावरण न रहे तो मन करो क्या करे कि, ऑक्सीजन ना मिले तो कैसी नाक में ऑक्सीजन जाए, तो नाक में जाए तो फिर अंदर खाए के, है कि ना, खाए का मतलब ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है बाबू। विश्व पर्यावरण दिवस क तारीख मनाएंगे बताएंगे, 5 जून। क जून, 5 जून। क जून, 5 जून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, देहरादून। कहाँ पे, देहरादून, ठीक है। आइएगा अगला, ग्रीन इंडिया मिशन पूछता है। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन, देखिए ग्रीन इंडिया मिशन मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन पे आधारित है। ग्रीन मिशन किसी प्रभाव कम करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। तो बस इतना, जलवायु परिवर्तन, जलवायु में कैसे परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभाव को कम करने का काम कौन मिशन करता है, ग्रीन इंडिया मिशन। यह जलवायु परिवर्तन पे यह कब आया था, 2014 में। कब आया था प्यारे बच्चे, 2014 में। कब आया था, 2014 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ग्रीन इंडिया मिशन का संबंध किससे, जलवायु परिवर्तन से। पूछता हूँ, ग्रीन इंडिया मिशन का संबंध किससे, जलवायु परिवर्तन से। कब से शुरू हुआ था, 2014 से। कब से शुरू हुआ था, 2014 से। अब अगला हेडिंग देखेंगे, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण एवं जैव संरक्षण। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, इसी को कहेगा जैव संरक्षण, ठीक है। घबराइएगा मत, जैव संरक्षण एक के बतिया कहा था, चाहे शनिचरी का चाहे सनिया का, है कि ना, सानिया मिर्जा वाला ना, सानिया मिर्जा नथुनिया वाली, ठीक है। चला, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण की बात करें में कि प्राणियों को कैसे संरक्षण किया गया, उसके लिए कौन कौन सा नियम बना था, हम एक बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ था। वन्य प्राणी अधिनियम
अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, नियम बनना। तो इसके लिए नियम बना था 1972 में। कब बना था बाबू? 1972 में। वन्य प्राणी अधिनियम कब बना? 1972 में। ठीक है, इसमें संशोधन कब हुआ था? इसी में संशोधन, जैसे होम में संशोधन होता, कब? 1991 में। कब हुआ था हमारे प्यारे विद्यार्थी? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। अगला देखेंगे मुख्य रूप से कि पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज। पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज कब जारी किया गया था? मतलब पर्यावरण को बचा कर रखें, इसके लिए एक दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब समझिएगा, जैसे जैसे आप ही पढ़ रहे हैं 8 में, 9 में, 10 में चले गए। अब देखिए जितना वैल्यू 5 के, 6 के, 7 के मार्कशीट के नहीं दिए होंगे, तो 7 के 8 के बे मार्कशीट या गए स्कूल में सर जी देना रे माई कच कहाँ गिर गए ख्याल छोड़ उ का करब लेके कौन मान नौकरी में काम है। लेकिन 10 की मार्कशीट आप पढ़ रहे हैं, मन लगा कि हमारा परीक्षा आगे अच्छा रिजल्ट बन जाए, 80% है, 85%, 90%, 2% है, कभी बन नहीं ना, मतलब 100% से नीचे ही। ठीक है, तो यही कह रहे, तो मतलब आप जब 10 की मार्कशीट पा जाएंगे, उस मार्कशीट को जिस तरह से 7 की मार्कशीट थी, 8 की मार्कशीट थी, उतना वैल्यू उसको वैल्यू नहीं देते, ऐसे कहीं रख दिया ख्याल नहीं। लेकिन इस मार्कशीट के लिए आप 9 पढ़े, फिर जाके 10 में अच्छे से रिजल्ट की प्रयास करेंगे, हमारा बेहतर नंबर आ जाए। लेकिन इस मार्कशीट जब बन जाएगी, तो इस मार्कशीट को आप एक अच्छे ढंग से क्या करेंगे? रखेंगे। तो एक दस्तावेज में देख फाइल करते हैं, मार्कशीट घुसा देंगे कि हेराए उराई ना। उसी तरह से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नीतिगत दस्तावेज, एक दस्तावेज तैयार किया गया कि यह मुख्य रूप से दस्तावेज तैयार से पूरा लिखा गया, कब लिखा गया, कब इसको मतलब लिखने के बाद कि अभी क्या किया जाएगा, इसको जारी किया जाएगा, इसी हिसाब से हमारे यहाँ अब पर्यावरण को देखा जाएगा। तो जो नीतिगत दस्तावेज जारी हुआ था 1992 में, 1992 में नीतिगत दस्तावेज को क्या कर दिया हम लोग? जारी कर दिया। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण नीति घोषित कब हुई थी? पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, उसको बचाने के लिए। अगला इसमें कि पर्यावरण नीति, नीति कब घोषित की गई थी? तो 2006 में। कब घोषित की गई थी? 2006 में। ठीक है, कब घोषित की गई? तो 2006 में। आइएगा अगला, बाघ को हमने क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय पशु। कौन सा पशु? राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु को घोषित किए थे, बाघ को किए थे। मोर को हमने क्या किया था? राष्ट्रीय पक्षी। सब जानते हैं मोर हमारे देश की क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी। मोर कैसी पक्षी है बाबू? राष्ट्रीय पक्षी। मोर कैसी पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहते हैं? पूछता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु किसको कहते हैं? हाथी। हाथी मेरी साथी है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन से? हाथी। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, जितने बेहतर से मन लगा के याद करेंगे याद हो जाए। कुछ रखना है मैं, ठीक है, हम अबे याद करा देते हैं, देखा लो ध्यान से। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। देहरादून। विश्व पर्यावरण दिवस क तारीख को मनाएंगे? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस क तारीख? 5 जून। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन का संबंध किससे? जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन इंडिया मिशन का संबंध किससे? जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन इंडिया मिशन कब आया था? 2014 में। कब आया था? 2014 में। अब भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब आया था? 1972। वन्य प्राणी अधिनियम 1972। इनमें सुधार कब गए? 1991। 1991। 1991। पर्यावरण संरक्षण है तो नीतिगत दस्तावेज जारी कब किए थे? 1992 में। अब बस नीति कब घोषित किए? देखिए दस्तावेज रख दनी, अब ओकरे बारे में नीति बनावल गई नी, नीति कैसी कैसी चली। उनमें हर नीति के पहला पार्ट ई, जैसे फिल्म पुष्पाराज पार्ट 1, पुष्पाराज पार्ट 2, रिटर्निंग पार्ट, पुष्पाराज पार्ट 3, फिल्म बना था ना KGF 1, KGF चैप्टर 2, KGF चैप्टर 3, ऐसे चलता है। तो नीति तो दस्तावेज तरीके से 1900 कब बनी थी? 92 में। लेकिन वो पार्ट बाय पार्ट अब लॉन्च कब भले? तो पहला नीति जो विश्व पर्यावरण नीति घोषित की गई थी कब? खाली पर्यावरण नीति कब घोषित की थी? 2006 में। 2006 में। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु। पक्षी कौन सी है? मोर है। पक्षी कौन सी है? मोर है। विरासत पशु किसे कहते हैं? हाथी को। विरासत पशु किसे कहेंगे? हाथी को। ठीक है, चलिए ये चीजें थी, आपको
स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है बाबू, मिटा दें। ठीक। अब लोग हीरा चली जा अब आगे लखनऊ से दिल्ली की तरफ। अब देखेंगे अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर। सारा इसमें टॉपिक याद करने का, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था? 1973 में। कब बना था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब प्रोजेक्ट जो टाइगर होते हैं, टाइगरों के बारे में चीजें हुई कि कैसे टाइगरों को, मस्जिदों को धीरे धीरे आगे किया जाए, हमारे देश में विकसित किया जाए। मतलब विकसित करने से तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा चीतें हमारे देश में, इसके बारे में एक नियम बना, तो उस नियम को रख दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब बात है पूछता? 1973 में। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से किस राज्य में है। चलिएगा, पूछता है कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान मतलब बागीचा ना, बागीचा का मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड। दूसरा देखेंगे सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे बाबू? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व देखेंगे विद्यार्थी कहाँ पे है? तो ये असम में। कहाँ पे? असम। असम भी लोग कहते हैं। कहाँ पे? असम। कहाँ पे बाबू? असम में। पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व देखेंगे बाबू ते कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे प्यारे बच्चे? केरल में। कहाँ पे हमारे प्यारे बहादुर लोग? केरल में। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। विहार, विहार मतलब रहने का स्थान, बिहार में समझिए लो। असम। कहाँ पे? असम। ये था चीजें, ठीक है। तो कम से कम चार, कम से कम पांच उद्यान है, आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए हम याद कर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। मानस रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे? असम। मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे? असम। पेरियार बाघ कहाँ पे? केरल। पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे? केरल। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार पे कहाँ पे? असम। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार का? असम। स्क्रीनशॉट होगा। चला अब मिटा के पूछा था, इतना तो याद कर ले थोड़ा ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे? असम। पेरियार बाघ रिजर्व केरल। पेरियार बाघ रिजर्व केरल। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ पे? असम। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ पे है? असम। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। कहाँ पे बाबू? आगे चलिए। अब चलेंगे, हम देखेंगे इसका अगला टॉपिक क्या कर रहा है। भारत में वन प्रबंधन, भारत में वन प्रबंधन मतलब वनों को किस प्रकार से भारत में रखा गया है। मतलब वन प्रबंधन का मतलब वनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। वो वन नहीं था कि भारत वन पांच प्रकार सदाबहार रही, नहीं। वन प्रबंधन अलग अलग तरीके से वनों का रख रखाव किया जाता है। तो मुख्य रूप से भारत में वन प्रबंधन कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन तरीके हैं अब इसको देखेंगे। आरक्षित, पहला कौन सा हमारे प्यारे बच्चे? तो पहला वन है आपका आरक्षित, फिर रक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित, फिर रक्षित,
रचित। फिर उसके बाद देखेंगे अवर्गीकृत। कौन सा? अवर्गीकृत। कौन सा बाबू? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। तो भारत में वन प्रबंधन का मतलब रख रखाव किसी चीज का बढ़िया से बढ़िया। जैसे आप ही क्या करते हैं, अपनी किताब कितना बढ़िया से रखते हैं, ले गईला विद्या माई के टांगला, यहाँ से गईला रे पटक दे, घाव लगल कि ना विद्या माई फुसा जी काल कहीं ना रे, तू कितनो याद करम तो कहना काहे के लिए पटक ले, हमको सुई लगो ले ना। ठीक है। तो भारत में वन को किस तरह से रखा जाए, उनको उचित रख रखाव के लिए 3 श्रेणी में की गई है। भारत में वन प्रबंधन कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 याद रहे। पूछता है कि भारत में वन प्रबंधन से क्या समझते हैं, वन प्रबंधन क्या है, तो ये समझेगा। हाउ वन प्रबंधन 5 को पूछेगा, सदाबहार, पर्णपाती, ज्वारीय, पर्वतीय, आउ लिख दे वालो, नंबर नाम मिली। ठीक है। वन प्रबंधन का मतलब कैसे वनों को रख रहे हैं, उनके रखने का तरीका, उनकी श्रेणियां कैसे बांटी गई, तो 3, आरक्षित, रचित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन में तो भारत में कितना परसेंटेज वन आरक्षित है? 50, यानी कि 1/2। हमारे देश में 50% जो वन है, कैसा वन है? आरक्षित वन। इसमें 50% का मतलब 1/2 हिस्सा कैसे वन है? आरक्षित वन। आरक्षित वन में मुख्य रूप से वहां के कर्मचारी कर्मचारी क्या करेंगे? जाएंगे। कौन जाएंगे? मुख्य रूप से कर्मचारी लोग। कौन जाएंगे? कर्मचारी लोग। आरक्षित वन भारत में कितना है? 1/3, यानी 1/3 हिस्सा है। कितना है? 1/3 हिस्सा। जैसे 50% था, तो क्या है? 1/3, यानी कि किस 1/3 को हम कह सकते हैं मुख्य रूप से तो 1/3 बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 66% लगभग, 66.5 हो जाएगा ना। मतलब इतने में 33.5% लोग कौन सा वन है? रक्षित वन। कितना? रक्षित वन। जैसे 50 की है तो इसको हम कह सकते हैं 33.5% जो वन है भारत में, कौन सा वन है? रक्षित वन। कैसा वन है? रक्षित वन। यहाँ पे कौन जाएगा? वहां के कर्मचारी। अब कुछ लोग और जाएंगे जो उनको मुख्य रूप से कर्मचारी से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन का मतलब अनुमति। परमिशन का मतलब अनुमति। ठीक है। अगला चीज अवर्गीकृत वन देखते हैं। ये हर जगह पर्याप्त, जिसे कहा जाए पर्याप्त मात्रा। ग्रामीण क्षेत्र का वन। ग्रामीण क्षेत्र का वन, इसमें कोई फिक्स नहीं है, हर जगह। बंदेई माई का वन कैसा है? अवर्गीकृत। इनमें के जाए यहाँ कर्मचारी आएंगे? नहीं, खाली कर्मचारी जाएंगे। इनमें देखो दिन भर लड़का जिया सो क्रिकेट खेलियो सो, लकड़ी तोड़ियो सो, आगे बढ़ियो सो, है कि नहीं? मरियो सो बंसुरा दौड़ दौड़ के मार 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 पकड़ा गए, चलो बनाओ राती को बनी पार्टी हो, है कि ना। तो अवर्गीकृत वन का मतलब है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र का वन है, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में, और मुख्य रूप से यहाँ पे क्या हो गया? सभी लोगों के लिए आवागमन। सभी लोगों के लिए क्या होता है? आवागमन। सभी लोग क्या करते हैं? जाते होते रहते हैं। तो ये तीनों समझ में आ गया। भारत के वन प्रबंधन के हिसाब से कितने प्रकार के वन बांटा गया? 3, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित में कितने? 1/2, यानी 50% मुख्य रूप से कर्मचारी लोग जाएंगे। दूसरा रक्षित वन में 1/3% कर्मचारी के साथ अन्य लोग जाना चाहते तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अवर्गीकृत जो हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में वन रहेंगे, इसमें जय मन करते गल आली कैसा वन है? अवर्गीकृत वन है। जैसे बंदेवी कैसा है? अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन है। और वनों में बताए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन कौन सा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन कौन है आपका? एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया होगा। भारत में वन प्रबंधन कितने भागों में बांटे? 3। आरक्षित वन में कितना? 50%। और आरक्षित वन में 1/3% है। झारे जीवन न्योता नियर तो का कहलाई? अवर्गीकृत। झारे न्योता अवर्गीकृत, बिना झारे न्योता आरक्षित। ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। चलिए, अब इस चैप्टर का हो गया खात्मा। 1-2 पॉइंट है वन लाइनर में, इसको बस आप समझ लीजिएगा। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ के किसानों ने किया था? पूछता है। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ के किसानों ने किया था? तो टिहरी के किसानों ने। टिहरी के किसान ने। टिहरी का संबंध कहाँ से? यूके, उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। अगला पूछता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा वन की कटाई रोकने के लिए, वन की कटाई रोकने
के लिए। किसने शुरू किया था? सुंदर लाल बहुगुणा। यह कहाँ से संबंधित है? यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मुख्य रूप से कार्यक्रम शुरू हुआ था 1988। 1988 ये था। आपका चैप्टर हो गया द एंड, फिल्म हो गई खत्म। अब जाके आराम करो, ठीक है। चलिए, बीज बचाओ आंदोलन मतलब मुख्य रूप से बीजों को, जैसे किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे के बीज हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का जो बीज होता है, इससे अन्य फसलें, मतलब ज्यादा से ज्यादा फसलें नई बीज रहेगी तो उत्पादन होता है। तो बीज बचाओ आंदोलन कहाँ के किसानों ने शुरू किया था? तो टिहरी। टिहरी जो उत्तराखंड पड़ता है, वहाँ के किसानों ने इसका विरोध किया था, बीजों को बचाया जाए। दूसरा कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो मुख्य जो वन की कटाई होती थी, वन की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चला था? चिपको आंदोलन। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका भी संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त पूरी तरीके से वनों को एक रख रखाव के तहत कब से शुरू हुआ था? 1988 से। 1988 से। तो आपको समझ में आ गया होगा बाबू। इसका था ये पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। खूब मन लगा के बेहतर से विद्यार्थी हमारे पढ़िए, ठीक है। चलिए।